वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला आर्टिकल बात करता है राभा हासोंग पोल्स के बारे में। तो ये आसाम स्पेसिफिक न्यूज़ है, स्पेशली आपके एपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये जो टॉपिक है ओवरऑल आपके यूपीएससी में भी मदद करेगा। तो अभी इंडिया में जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और क्या प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है या फिर कौन से आपके प्रोविजंस दिए गए हैं ऑलरेडी बाय स्टेट। तो इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके आपके पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे उनका एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, फिर क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन, ओके, फिर अदर जो भी इश्यूज़ है उसको टेकल करने के लिए लोकल लेवल में कैसे आपका ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको किस तरह से डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जा सकता है वो जानना ज़रूरी रहता है। तो अभी इसमें जो ये न्यूज़ है वो इलेक्शन का न्यूज़ है कि राभा हासोंग पोल्स हो गया और उसमें किसने कितने कौन सी पार्टी ने कितने सीट में विजेता प्राप्त की। तो ये जो न्यूज़ है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइबल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उसी को लिंक करके मैं ये आर्टिकल आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें जो शेड्यूल्ड एरिया है जिसमें क्या है ट्राइबल ऑटोनॉमी के बारे में बात किया गया है, और एक है आपका सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर क्या है टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है। तो ये जो सिक्स्थ शेड्यूल एरिया है ये आपके कौन से स्टेट में एनफोर्स किया गया है, आसाम, उसके बाद आपका मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आसाम में कितने टेरिटोरियल काउंसिल बनाए गए हैं अंडर सिक्स्थ शेड्यूल, टोटल 10 काउंसिल है, लेकिन उसमें सिक्स्थ शेड्यूल में आसाम में है आपके 3 काउंसिल, बीटीसी है, फिर डिमा हासाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है डिमासा ट्राइब के लिए, ऊपर वाला बोडो ट्राइब के लिए, और थर्ड वाला कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कार्बी ट्राइब के लिए। तो ये जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है इनको क्या दिया गया है सिक्स्थ शेड्यूल के तहत आपका ऑटोनॉमी दिया गया है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। उसके बाद क्या है और भी आपके डिफरेंट ट्राइब हैं जो अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये जो 3 ट्राइब है उनसे पॉपुलेशन कम है। तो इनको अभी आसाम में आपका आसाम गवर्नमेंट के जो काउंसिल है, आसाम गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके तहत डिफरेंट लॉ बनाया गया है, और उसके तहत और डिफरेंट जो ट्राइब है उनको आपकी ऑटोनोमस काउंसिल दी गई है, जैसे राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल फॉर राभा ट्राइब, मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल फॉर मिसिंग ट्राइब, तिवा ऑटोनोमस काउंसिल फॉर तिवा ट्राइब, देवरी ऑटोनोमस काउंसिल फॉर देवरी ट्राइब, थेंगाल कोसारी ऑटोनोमस काउंसिल फॉर थेंगाल कोसारी ट्राइब, फिर सोनवाल कोसारी ऑटोनोमस काउंसिल फॉर सोनवाल कोसारी ट्राइब। तो ये जो अरेंजमेंट किया गया है क्यों किया गया है, ताकि इनका जो एक आपका कल्चरल आइडेंटिटी है, इनका जो एथनिसिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये अपने खुद के पीपल के लिए, अपने एरिया के लिए खुद से पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इससे क्या होता है जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होता है, जो एक रीजनलिज्म का सेंटिमेंट जो आपका सर्ज होता है उसको अरेस्ट किया जा सकता है थ्रू पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, थ्रू सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, सिक्स शेड्यूल, फिर आपका स्टेट ऑटोनोमस काउंसिल के तहत अंडर स्टेट एक्ट, ओके। तो अभी ये जो टॉपिक है ओवरऑल आपको ट्राइबल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में पूछा जा सकता है। फिर फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल एरिया है, फिर आर्टिकल 244 है, ये सब प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो जब भी आप ये ट्राइबल ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, ट्राइबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, तब आपको फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल को देखना होगा। बाकी अभी क्या है आपकी जो डिफरेंट लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर ट्राइबल गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है उनमें भी कुछ इश्यूज देखी जाती है।
एक तो आपकी फंड की इशू देखी जाती है, ओके, फिर फंक्शनरी की इशू देखी जाती है, ओके, और आपके फंक्शंस की इशू देखी जाती है, और उसी के साथ आपका लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी देखा जाता है, करप्शन के मुद्दे भी देखे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, दूर करना ज़रूरी है। तो ये सभी आपके आज के समय पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स नीड ऑफ द आवर। तो ये एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल है, लेकिन ये ओवरऑल आपको क्या करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको अर्थक्वेक समझना ज़रूरी होता है। तो अभी इसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी स्पेशली आसाम के बारे में ये आर्टिकल जिक्र कर रहा है। लेकिन आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आप समझते हैं कि जो आपका इंडियन प्लेट है वो कैसे आपका गोंडवाना से जो गोंडवाना पार्ट था उससे टूट के नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होके आके टकराया यूरेशियन प्लेट से, और उसी तरह से क्या है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और अदर जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लैंड मासेस है वो फॉर्म हुई। तो अभी जो ये आपका जो टकराव है, जो आपका कन्वर्जेंस है बिटवीन इंडियन प्लेट एंड आपका यूरेशियन प्लेट, तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया के जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ये आपके जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है और इसमें अर्थक्वेक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो रिसेंटली देखा कि म्यांमार में अर्थक्वेक देखा गया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो उसी तरह का अर्थक्वेक क्या है आपके इंडिया के डिफरेंट रीजन में भी देखा जा सकता है, जो ज़्यादा क्या है आपके टेक्टोनिकली वल्नरेबल पोजीशन में है। ओके, तो उसमें अभी स्पेशली इसमें स्टेट के बारे में बात किया गया है, असम के बारे में। तो फिर भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके असम के बारे में इसमें बात किया गया है, लेकिन आपको ओवरऑल क्या है, आपको अर्थक्वेक के बारे में समझ मिलेगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको समझ बनानी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि अभी एक प्लेस में अर्थक्वेक हो चुका है, उसमें इतना सारा डैमेज हमने देख लिया है, तो उससे सीख लेनी ज़रूरी है कि इन फ्यूचर ऐसा अर्थक्वेक क्या है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इंक्लूडिंग असम और जो आपके हिमालयन रीजन है उसमें आ सकता है, वो चाहे हिमालय के आपके नॉर्थ से लेके हिमालय के वेस्ट से लेके आपके ईस्ट में हो। तो ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट आ जाता है और आपके वेस्ट पार्ट में जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ये सभी स्टेट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको अच्छी तरीके से बनाना है, ताकि आपका जो अर्थक्वेक है उसको, अभी अर्थक्वेक को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उससे जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है थ्रू अ गुड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर अर्थक्वेक। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। इसमें एडिशनली और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे म्यांमार का बारे में मेंशन किया है, नेपाल का अर्थक्वेक, क्योंकि नेपाल भी क्या है आपके हिमालय रीजन में अवस्थित है, तो इससे नेपाल में भी क्या है अर्थक्वेक का वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। और नेपाल में जिस तरह से अर्थक्वेक का वल्नरेबिलिटी रहता है उसी तरह से इंडिया के भी आपके नॉर्थ के स्टेट, ईस्ट के स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में वल्नरेबिलिटी रहता है। ओके, तो ये क्या है मेंस के लिहाज से एज वेल एज प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है कि जो ऑयल पाम का कल्टीवेशन करना है, स्पेशली कहाँ पे, आसाम के जो टी गार्डन है, टी गार्डन के एरिया में। तो लगभग 5% आपका जो टी गार्डन का एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी इसके लिए क्या है, पहला बात तो ये समझना है कि जो एडिबल ऑयल होता है, एडिबल ऑयल मतलब जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उस ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, इंडिया जितना भी आपका फूड रिलेटेड आइटम इंपोर्ट करता है उसमें आपने पास्ट में देखा था या फिर अभी भी देख सकते हैं कि उसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है। लोग आजकल जो आपके फास्ट फूड टाइप के चीज़ें या फिर तली हुई ऐसे जो भी चीज़ें होती है जो तेल में बनती है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसके वजह से क्या है, जो ऑयल का डिमांड है और वो ज़्यादा हो गया है और पॉपुलेशन भी राइज कर रहा है, तो इसके लिए भी ऑयल का डिमांड ज़्यादा है और उसको क्या है हम डोमेस्टिकली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके वजह से क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना होता है। तो इसीलिए क्या है, एक आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम लिया गया था
और उसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट में कैसे आपका ऑयल पाम का खेती किया जा सकता है ताकि ऑयल प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसमें क्या है, आपके आसाम को भी इसमें चुना गया है। और आसाम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें लिखा है, आसाम गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी अलाउड 5% ऑफ टी स्टेट लैंड फॉर नॉन टी पर्पसेस इन 2022। तो नॉन टी पर्पस मतलब अलग जो आपके फूड क्रॉप्स है उसको उगा सकेंगे। तो उसके लिए क्या है, ऑलरेडी परमिशन दिया गया है बाय असम गवर्नमेंट। तो अभी इससे क्या है, आपका जो टी है, अभी देख सकते हैं कि टी तो ज़रूरी है ही, लेकिन टी के साथ भी अगर हम टी गार्डन एरिया में और भी अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सके जैसे ऑयल पाम, तो उससे क्या है, लोगों को एक अल्टरनेटिव जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो टी गार्डन लेबरर इज़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल। तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, और टी में भी आजकल क्या है, आप देख सकते हैं कि यील्ड कम हुआ है। कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था, यील्ड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ पेस्ट। तो उससे भी क्या है, ये एक ज़रिया है जिससे लड़ा जा सकता है। ओके, कि आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर दे। रिप्लेस करने के बारे में नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, 5% लैंड, ताकि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई आए। तो जो टी वर्कर्स है उनको, उनके अंदर भी क्या होगी, खेती के डिफरेंट जो आपके क्रॉप है उनको लेके भी एक एक्सपर्टीज डेवलप होंगी। ओके, तो उसी के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मिशन है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। ओके, और आत्मनिर्भर भारत को भी इससे लिंक करके देख सकते हैं कि अगर ऑयल प्रोडक्शन, एडिबल ऑयल हमारे देश में ही ज़्यादा होने लगा तो हम खुद भी कंज्यूम कर सकेंगे और एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, और हमारा जो इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है वो घटेगा। ओके, फिर एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप होंगी, क्योंकि आपका ऑयल पाम लगाते ही क्या है, एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप होगा, क्योंकि ऑयल पाम एक आपका प्लांट है। तो इससे क्या है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो ग्रो करेगा, प्लांटेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन आएगा। बस इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी देखना ज़रूरी है, कि कोई एक आप नया कुछ प्लांट लगाते हैं तो वो अगर ज़्यादा इन्वेसिव हुआ तो उस जगह की मिट्टी को या फिर अदर जो प्रोडक्ट है उसको इम्पैक्ट करेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग ग्लोबल रेस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो अभी देख सकते हैं जैसे ही यूएसए ने जो टैरिफ है वो बढ़ाया, तो चाइना ने क्या किया, क्रिटिकल मिनरल के एक्सपोर्ट में भी डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। क्यों? क्योंकि अभी क्रिटिकल मिनरल के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन चाइना के ऊपर निर्भर है, क्योंकि चाइना क्या करता है, वर्ल्ड का 70% जो आपका क्रिटिकल मिनरल है उसको, उसका प्रोडक्शन करता है। तो कंट्रोल्स ओवर 70% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन बाय चाइना। तो इसमें अभी क्या है, जो चाइना का डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो यूएसए का रुख है उसकी वजह से चाइना ने भी क्या किया है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट है या फिर अदर क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें आपका रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है। तो अभी क्रिटिकल मिनरल्स आज के 25 सेंचुरी की जो इकोनॉमी है उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, फिर विंड टरबाइन है, सोलर पैनल है, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्मार्टफोन है जिसमें आपका सेमीकंडक्टर्स लगता है, फिर डिफेंस में जेट इंजन है, सैटेलाइट में, मिसाइल सिस्टम में, सभी में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, हेल्थ में, मेडिकल में, डायग्नोस्टिक में, इमेजिंग में। तो इससे क्या है, क्रिटिकल मिनरल का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और इससे अगर चाइना में सबसे ज़्यादा आपका इसका प्रोडक्शन होता है, तो चाइना में ज़्यादा मिनरल नहीं है लेकिन प्रोड्यूस ज़्यादा करता है चाइना, और डिफरेंट रीजन में भी चाइना मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं जो यूएसए है उसने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के बारे में कहा, फिर यूक्रेन को फोर्स कर रहा है कि वो आपका ट्रीटी साइन करे टू पेसिफाई रशिया यूक्रेन वॉर। तो क्यों? क्योंकि आपके ये माना जा रहा है कि यूक्रेन में और ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल अवेलेबल है, और आर्कटिक रीजन में भी। ओके, आर्कटिक रीजन में भी एक रेस चल रहा है कि उस जगह में भी बहुत सारा मिनरल हो सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है, और इसी के साथ इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है वो भी देखने ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, तो इसमें आप नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो इंडिया के द्वारा लिया गया है। ओके, फिर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसके तहत डिफरेंट रीजन में इंडिया पैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहा है ताकि मिनरल को एक्सप्लोर किया जा सके। फॉर एग्जांपल चिली। तो चिली क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है एंड सेकंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है।
फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा डील हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, इंडिया का जो नीड है क्रिटिकल मिनरल का, उसको फुलफ़िल करने के लिहाज से इंडिया क्या कर रहा है वो इसमें बताया गया है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, प्री में भी और मेंस में भी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट बांग्लादेश। तो कल जो हमने एक आर्टिकल देखा था कि जो बांग्लादेश का टिल्ट है वो कैसे चाइना की तरफ झुक रहा है इन न्यू रेजिम। तो जब पुराना रजीम था, जब शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो जो टिल्ट था वो इंडिया के तरफ था। और साउथ एशिया में जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है बांग्लादेशी है। लेकिन अभी जो नए रजीम है उसमें क्या है, इंडिया का जो रिलेशन है वो बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन बिगड़ने की कगार में है। और जो प्रॉक्सिमिटी है बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना, और बांग्लादेश जो रुख ले रहा है चाइना को लेके, उससे हमें टेंशन हो सकती है इन फ्यूचर, इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में। तो इसीलिए इस लिहाज से क्या है, इस आर्टिकल में कल जो हमने देखी थी कि बांग्लादेश हो या नेपाल हो, चाइना हो, इन सभी के बीच में हमें क्या करना है, एक बैलेंस रखना है, और चाइना का जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर बैलेंस करना है, ताकि हमारा जो नेबर है एटलीस्ट उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो सही रहे। तो इसीलिए क्या करना है, स्मार्ट डिप्लोमेसी लेना है हमें, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जो रेडिकलाइजेशन सपोर्ट मिलता है डिफरेंट नेशन में रेडिकल एलिमेंट्स को अगेंस्ट इंडिया, उसको काउंटर करना है। फिर हमारी जो विजन है, लाइक मौसम इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव है, महासागर इनिशिएटिव है, इसके तहत हमें जो नेबरिंग नेशंस है उनके साथ जो रिलेशन है वो अच्छा रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट कास्ट सिस्टम। ओके, तो कास्ट सिस्टम के बारे में तो हम एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के समय कैसे कास्ट का आपका सर्ज हुआ इंडिया में, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे पूरा एक हायरार्की आ गया, और कैसे जो लोअर कास्ट थी, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उनको कैसे आपका डिस्क्रिमिनेट किया गया, और आज के समय पे कैसे कास्ट को लेके एक क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलते रहता है। तो आप मंडल पॉलिटिक्स को भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। और इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी दर्शाई गई है कि अफर्मेटिव जो एक्शन होता है, जिसको हम रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन उसी के साथ क्या है, आपका सोसाइटी में बाकी सभी लोगों को जो एक फ्रेटर्निटी का भाव है, एक वो एकता का भाव है, वो भी लाना ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है अभी भी बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है पीपल के माइंड में। तो कोई इंसान अगर आपका, या फिर कोई एक कास्ट का, जैसे एससी का कोई अगर रिजर्वेशन के ज़रिए आगे भी बढ़ जाता है, तो भी क्या है, सोसाइटी में वो जो स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल स्टेटस, वो नहीं मिल पाता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे जो कास्ट का प्रॉब्लम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, और पॉलिटिसाइज होने के बाद और ज़्यादा परसिस्ट हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ दी सुप्रीम कोर्ट स्पोक आउट फॉर फ्री स्पीच। तो हमने कुछ दिन पहले ही ये आर्टिकल कवर किया था कि जो राज्यसभा के एमपी है इमरान प्रतापगढ़ी जी, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक पोएम रिसाइट किया था। तो उसकी वजह से क्या है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ कि ये जो पर्टिकुलर पोएम उन्होंने रिसाइट किया वो क्या कर रही है, एनिमिटी को प्रमोट कर रही है। और डिफरेंट धाराओं के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया, जैसे सेक्शन 153A, सेक्शन 295A, सेक्शन 124A, सेडिशन का चार्ज लगाया गया, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने का चार्ज लगाया गया, एनिमिटी प्रमोट करने का चार्ज लगाया गया। और जब केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इस केस को एक्चुअली क्वॉश करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्वॉश नहीं किया। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया, और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके फेवर में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से जिसका आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी है, जो कविताएं लिख के सोसाइटी में एक जागरूकता फैला सकता है, ओके, तो उसको हमें तब तक इसको एनिमिटी फैला रहा है या सेडिशन फैला रहा है नहीं मान सकते जब तक रियल में कोई वायलेंस इंसाइट ना हो। तो क्या लोग लिखेंगे भी नहीं, क्या कविता गाएंगे भी नहीं? तो लोगों का जो हक है, राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्डिनल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का।
तो विदाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये इस जो इमरान प्रतापगढ़ी जो जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको प्रोटेक्ट किया। तो अभी इसको लेके क्या है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आते रहता है राइट टू डिसेंट के ऊपर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, कैसे एग्जीक्यूटिव आपका ओवर रीच देखा जाता है, फिर जुडिशरी कैसे चीज़ों को ओवरटर्न करके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ओके, सेफगार्ड की तरह, सेफ्टी वेल्व की तरह काम करती है। तो ये सभी चीज़ें मेंस में पूछी जा सकती हैं। और पास्ट में भी डिफरेंट जजमेंट दिए गए हैं, जैसे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, फिर रंगाराजन वर्सेस पी जगजीवन राम केस, फिर के ए अब्बास 1970। तो इस सभी केसेस में क्या किया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये केस लॉ भी ध्यान में रखिएगा, ओके। बाकी इसमें थोड़ा सा आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन भी दिखाया गया है। यूएस में भी आपका अमेंडमेंट हुआ था लॉ का, उसके बाद क्या किया गया, इवन हेट स्पीच को भी आपका अलाउ किया गया है अनटिल ये आपका लॉ को वायलेट नहीं करता है, ताकि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसमें भी अलाउ किया गया है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अनलिमिटेड लेवल तक, जब तक ये कोई बहुत बड़ा वायलेशन ना करे, हेट ना फैलाए, ओके। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है एब्यूज ऑफ एंटी डाउरी लॉ, सेपरेटिंग मिथ एंड फैक्ट। तो अभी जो आपके एंटी डाउरी लॉ है, ओके, तो सेक्शन 498A जो है ऑफ द इंडियन पिनल कोड, तो इसके तहत क्या है, आपके जो मैरिड वुमेन है उनको बचाती है ये लॉ फ्रॉम क्रुएलिटी एंड डाउरी हैरेसमेंट बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स। तो अभी क्या है, इस लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हुआ देखा गया है, लेकिन ये आर्टिकल क्या है, इसके मिसयूज़ के जगह इसका यूज़फुलनेस को बता रहा है, और ये बता रहा है कि इसके मिसयूज़ की वजह से मिसयूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। इसीलिए क्या है, जो रियल विक्टिम है उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। नो डाउट ये आपका मिसयूज़ तो होता है, लेकिन उसको एग्जैजरेट किया गया है कि आपका अभी अगर इसमें देखें तो डाउरी एंड जेंडर वायलेंस का जो रिपोर्ट है बाय एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2022 का जो डेटा है, इसमें लिखा गया है, इसमें दर्शाया गया है कि 19 वुमेन्स आर किल्ड एवरी डे फॉर डाउरी। तो 19 वुमेन को किल किया जाता है डाउरी रिलेटेड कॉज के लिए। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये कितना एक कंसर्न वाला बात है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 का डेटा है वो भी दिखा रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है फॉर डाउरी, और जो पैट्रियार्कल नॉर्म है वो अभी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है। और जब भी क्या है आपका ट्रू केस आता है तो उसमें जब पनिशमेंट होता है तब तक तो ठीक है, सही है, जस्टिस प्रिवेल हो रहा है। जब एक आपका फॉल्स केस आ जाता है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि जो रियल केसेस होते हैं उनमें भी क्या है, आपके जस्टिस नहीं मिल पाती है। तो इसमें यही कहा गया है कि इसका मिसयूज़ तो एक कंसर्न है, लेकिन इसका मिसयूज़ को इतना एग्जैजुरेट किया गया है कि इसका जो रियल विक्टिम है उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में भी पास्ट में हमने बहुत सारी आर्टिकल चर्चाएं की है, और ये भी कहा गया था कि क्रिस्पर Cas9 जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए कैसे जीन एडिटिंग करके डिफरेंट जो डिजीज़ेस है जिसमें मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, मतलब जो आपका मॉर्टेलिटी का चांसेस है, मरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, और डिफरेंट जो जेनेटिक डिजीज़ होती है उनको कैसे क्योर किया जा सकता है। तो इसमें आपका कैंसर और स्पेशली ल्यूकेमिया के बारे में बात किया गया है कि जो ल्यूकेमिया डिजीज़ है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के बारे में भी जिक्र किया गया है कि कैसे क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपका डिफरेंट तरह का ल्यूकेमिया को ठीक किया जा सकता है। तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या है, एक रेवोल्यूशन है। और ध्यान रखिएगा क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी आपके ह्यूमन में, एनिमल में, एज वेल एज आपके प्लांट्स में भी यूज़ किया जा सकता है, ओके। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, और मेंस में क्या है, इन जनरल जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है उस चैप्टर में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बूस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑटोनॉमी। तो अभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन है? जो फाइनेंस सेक्टर में आपके रेगुलेट करते हैं, जैसे आरबीआई है जो बैंक को रेगुलेट करती है, फिर आपका आईआरडीएआई है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए है जो पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, सेबी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इस आर्टिकल में कहा गया है, और ये कहा गया है बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, कि जो रेगुलेटर्स है उनका जो ऑटोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस को टेकल नहीं किया जा सकता है इन टाइम बाउंड मैनर। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसको कम करने के बारे में कहा गया है, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सुधारा जा सके। बैंक का जो भी घोटाले हैं, फिर शेयर मार्केट में जो भी स्कैम होता है, ओके, तो उनको कम किया जा सके और हेल्दी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनाया जा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं प्री में एज वेल एज मेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट। तो इंडिया अभी क्या है, डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाते जा रहा है और हम डिफेंस लेवल में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत दूर सफल हो रहे हैं और इन फ्यूचर भी सफल रहेंगे। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके क्या प्रोटोकॉल है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स है वो चाहे आपके कोई पार्ट्स हो, टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, उसका क्या है डुअल पर्पस से भी यूज़ किया जा सकता है। एक डिफेंस आपके क्या है उसका जो आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सिविलियन पर्पस के लिए बनाया गया है, उसको डिफेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो अभी जो भी हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें हमें प्रोटोकॉल ऐसे सेट करना पड़ेगा ताकि जो भी इक्विपमेंट्स है वो स्टेट के हाथों में ही जाए, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में ना जाए, क्योंकि उससे क्या है डिज़ास्टर क्रिएट किया जा सकता है बाय दी नॉन स्टेट एक्टर जैसे टेररिस्ट। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर ये जो भी आर्टिकल है, जब डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में आप लिखेंगे चीज़ें, तब इसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस हमें लेने ज़रूरी रहेंगे। तो इसमें बाकी जो भी डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो इनके तहत क्या किया जाता है, आपके डिफरेंट मिसाइल, डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जाता है एक्सपोर्ट में, ताकि जो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो गलत हाथ में ना लगे, क्योंकि ये नहीं तो डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। तो मैंने सभी टॉपिक का ओवरव्यू आपको बताना चाहा और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है प्री मेंस के लिए वो बताने की कोशिश की। तो कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ और उसमें मैं आपको समरी एज वेल एज़ कैसे इम्पॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।